The miracle is not to fly in the air or to walk on water, but to walk on the earth. Such proverbs and many more throws light on earth and the processes that lies within it. Welcome to Study with Masters. I am Tanya Agrawal and today we will discuss geomorphology. So let's begin. Now the term geomorphology means scientific study of surface features on the earth and how it evolves gradually by different types of mechanisms. So, I would like to repeat the definition and you should note it down. Geomorphology means the scientific study that is involved in Earth's surface features and what mechanism is related to it. All this combines and forms geomorphology. So today, first of all, we will understand how the interior of the earth or knowing the interior of the earth is important for us. Firstly, the evolution of Earth's surface and its shape. So, the evolution process of Earth, how it took the present shape, and what is its future. All these questions depend upon understanding the interior of the earth. So first of all, importance of understanding of the interior is very crucial for its evolution process. Then geophysical phenomena under which we will study volcanism and earthquake related activities, which will tell us how and in what way these different mechanisms are involved. These processes are involved whose result is seen in the form of different landforms on the surface. Okay. Then atmospheric composition. Our atmosphere is made up of these gases. ये इसका कोड है याद रखने का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन एंड कार्बन. सो ऑक्सीजन, CO2 ये सब कहां से आएंगे? अर्थ के इंटीरियर में जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है? हीट और कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में जो गैसेस रिलीज करते हैं और यही गैसेस बनाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को. देन सोलर ऑब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम डिकोड कर पाएंगे. सो डिकोडिंग सोलर ऑब्जेक्ट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, बिकॉज ये सब किससे फॉर्म हुए? एक कॉमन नेबुलर क्लाउड से. उन्हीं नेबुलर क्लाउड से सारी ही सोलर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हुए हैं जिससे अर्थ की फॉर्मेशन हुई है. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है उसके कोर पे, ठीक है, उसके इंटीरियर वाले पार्ट में. और यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है सोलर स्टॉर्म्स को इफेक्ट करने. कहां पे? हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे. ठीक है, सोलर स्टॉर्म से हमें प्रोटेक्ट करती है. देन जो मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन है वो बताता है हमें कि इंटीरियर जो होगा वो इंटीरियर ही डिसाइड करेगा किस टाइप का रॉक बेस है वहां पे और किस टाइप की रॉक्स अवेलेबल हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगी डिफरेंट मिनरल्स को लोकेट करने में और उन्हें एक्सप्लोर करने में. तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अब हम मूव करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. बिफोर दैट, evolution of earth took place approximately 4.5 billion years ago. At that time it was a barren, hot object with thin layer of atmosphere. ठीक है, और यहां पे एटमॉस्फेयर में सिर्फ क्या प्रेजेंट था? H2 और He प्रेजेंट थे. फिर लेटर स्टेजेस में यहां पे क्या हुआ? एक ब्यूटीफुल प्लैनेट बाहर निकल के आया जिसमें अबंडेंस थी वाटर की और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिसमें हम आज टुडे रिसाइड करते हैं. अब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुई?
So the evolution started from the oceans and it remained confined to it for a period longer than the existing ones. And lately वहां पे फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर फिशेस, फिर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ एंड अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स का हुआ. So now it is not possible to know exactly how earth was formed. लेकिन जो डिफरेंट एविडेंसेस हमें मिलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस से, वो हमें बताते हैं कि अर्थ की फॉर्मेशन में इंटीरियर में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है. तो डायरेक्ट सोर्सेस में हम देखेंगे, पहला है डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग, जो हमें नेचर ऑफ रॉक के बारे में बताता है डीप डाउन द सरफेस. But it is not practically possible to go beyond a certain depth, and so they don't reveal much information about the interior. तो पहला ये हो गया डायरेक्ट अर्थ माइनिंग और ड्रिलिंग, डायरेक्ट सोर्स. दूसरा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर जो सोर्स है वो है वॉल्केनिक इरप्शंस. सो ये अर्थ का सरफेस और यहाँ पे एक वेंट, जो जब सरफेस पे आता है तो अंदर का मोल्टन मटेरियल बाहर रिलीज करता है अलोंग विथ सम गैसेस, और ये ही मटेरियल सॉलिडिफाई होता जाता है. इन मटेरियल की स्टडी करने पे हमें पता चलता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें क्या क्या मिनरल्स और क्या क्या सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं. अब इनडायरेक्ट सोर्सेस, प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस जो देखने को मिलते हैं विद डेप्थ, वो हमें बताते हैं कि अर्थ का इंटीरियर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है. फिर सेस्मिक एक्टिविटीज, मीटियोराइट्स, ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेस. सबसे पहला इनडायरेक्ट सोर्स इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर. यहां पे आप देखेंगे कि जो ग्रेविटी होती है और डायमीटर होता है अर्थ का, वो वेरी करता है क्योंकि ये क्या है, एक स्फीयर है. इस कारण से ये प्रेशर चेंजेस पे रिजल्ट करता है. और जो वॉल्केनिक इरप्शंस और हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स डिफरेंट प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वो ये डिनोट करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर इज वेरी वेरी हॉट. तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर विद डेप्थ इंक्रीज हो रहा है एंड सिमिलरली डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है. और मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, इनर कोर की, और मिनिमम डेंसिटी होती है क्रस्ट की. तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, और इन दोनों को मिला के मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो हम मूव करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है सेस्मिक वेव्स. सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, एक्चुअली इट मींस रिलीज ऑफ एनर्जी आफ्टर द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होते हैं, जब मूवमेंट होता है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इवेंट इज नोन एज अर्थक्वेक. एंड दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज अ टाइप ऑफ बैलेंस दैट अर्थ मेंटेन्स ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, ताकि कोई भी रॉक डायरेक्टली रप्चर ना हो, ब्रेक ना हो, वो अपनी एनर्जी छोटे रूप में बाहर रिलीज कर देता है. ठीक है, सो सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस जैसे ही ये डिफरेंट मटेरियल्स में एंटर करता है, और इन डिफरेंट मटेरियल्स की अपनी खुद की एक वेरीड इलास्टिसिटी और डेंसिटी होती है, जिस कारण से यहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो द मोर इलास्टिक एंड डेंसर द मटेरियल, द वेलोसिटी विल बी हाई. अब इसमें दो फिजिकल या फिजिक्स से रिलेटेड फिनोमिनन्स टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो हमने हमारे लाइट वाले टॉपिक में देखा है, सबने पढ़ा होगा. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब एक मटेरियल पे कोई इंसिडेंट रे टुवर्ड्स इट आती है और फिर वो रिफ्लेक्ट उसी मटेरियल में वापस चली जाती है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और जब एक डेंसर और एक रेयरर मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होता है वेव्स का, तो वो नॉर्मल से
या तो अवे या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट करती है, एंड दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मैटर दैट इज इन्वॉल्व या टाइप ऑफ मटीरियल दैट इज इन्वॉल्व. And so the earth is made up of different densities and different materials because इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ सेस्मिक वेव्स देखने को मिलता है. So the earth's internal structure can be understood by analyzing the patterns of reflection and refraction and the change in velocity. तो सेस्मिक वेव से आप दो चीजें याद रखेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और दूसरा वेलोसिटी. ये कीवर्ड्स आपके आंसर में दिखना चाहिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. मीटियोराइट्स. नाउ सी, नेबुलर क्लाउड, ये हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में स्टडी किया था. एक कॉमन नेबुलर क्लाउड में जब डस्ट पार्टिकल और गैसेस पास में आते हैं तो वहां से प्लैनेट्स की, स्टार्स की क्या होती है, एवोल्यूशन होता है. सो दस दे आर लाइकली टू हैव अ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर. इसलिए जब मीटियोराइट सरफेस पे आता है, यहाँ हिट करने के पहले उसका जो आउटर पोर्शन है वो बर्न आउट हो जाता है और उसका इंटरनल एरिया या इंटरनल पोर्शन क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है, जिसको स्टडी करने से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी बता सकते हैं. नेक्स्ट है ग्रेविटी. तो ग्रेविटी डिफर करती है कैसे, मास ऑफ मटीरियल के डिपेंड करती है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटीरियल. सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन है. Within the earth influences its value. तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, कहीं पे सॉलिड, कहीं पे गैस, कहीं पे लिक्विड. इन सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं और इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के कारण ग्रेविटी डिफरेंटली बिहेव करती है. इसी को बोलते हैं ग्रेविटी अनोमली. और ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द क्रस्ट, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करती है, सरफेस पे. तो क्रस्ट जो होता है, अर्थ की पहली ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है ये बताती है. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है अर्थ के कोर पे, उसके मटेरियल पे, और ये भी डिस्प्ले करती है कि अर्थ के कोर में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है जिस कारण से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है. अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को. सो द अर्थ्स इंटीरियर इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स व्हिच आर क्रस्ट, आउटरमोस्ट लेयर, उसके बाद द मेंटल, देन द आउटर कोर, inner core, because of their unique physical and chemical properties. Crust किससे बना है, सिलिकेट सॉलिड है. मेंटल मोल्टन रॉक है. आउटर कोर विशेस लिक्विड है एंड इनर कोर इज अगेन सॉलिड. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अर्थ केवल एक सॉलिड है और लिक्विड है, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड ऑल ऑफ इट depends upon the different temperature and pressure. Now, जो अर्थ का कॉम्पोजिशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं. पहला हमारा पार्ट होता है मैकेनिकल एंड सेकेंड होता है हमारा केमिकल. सो मैकेनिकली द लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड मेसोस्फेरिक मेंटल. बिलो दैट कम्स द आउटर एंड द इनर कोर. अब इसको हम यहां समझेंगे. ये देखो, ऊपर वाली जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, दैट इज द क्रस्ट, एंड अपर मोस्ट मेंटल इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर, हमेशा इससे आप एक वर्ड याद रखना, सेमी सॉलिड. ओके, सो एस्थेनोस्फीयर इज दिस पार्ट ऑफ द अर्थ. देन यहां पे अंडर में क्या आएगा, आउटर कोर एंड देन द इनर कोर. और केमिकली देखा जाए तो उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से इन्हें डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर. ठीक है. सो यहां पे हमने बेसिकली क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फेरिक मेंटल एंड कोर. और यहां पे हमने पढ़ा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. सबसे पहली लेयर और सबसे बेसिक जो टॉप मोस्ट लेयर अर्थ के सरफेस में हमें देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट. आउटर मोस्ट लेयर, क्रस्ट है ना, इसमें एक क्रिस्प टाइप का साउंड आ रहा है ना, मतलब कि ये क्या होती है, ब्रिटल होती है. आउटर मोस्ट लेयर है 0.5 से 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड लेस देन 1% मास. डेंसिटी इसकी सबसे कम होगी. आप याद करना, हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रेशर और डेंसिटी.
सो 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड थिकनेस इसकी वेरी करेगी ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। सो अर्थ में क्रस्ट की थिकनेस वेरी करती है ओशन में और कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट वाले क्रस्ट को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं और ओशन वाले को ओशनिक क्रस्ट। सो 5 to 30 किलोमीटर थिक होती है इन द केस ऑफ ओशंस एंड 50 to 70 होती है कॉन्टिनेंट्स पे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे। आउटर कवरिंग सेडिमेंट्री मटेरियल की होगी, ऊपर वाला जो मटेरियल है इसमें डिग्रेडेशन होगा, वेदरिंग होगी, उस कारण से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में सेडिमेंट्स में डिवाइडेड होगा। जबकि जो इसके नीचे वाला है वो क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म में होगा। लोअर लेयर जो होगी वो बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स की होगी। अब दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन सियाल और ये कहां पे होगी? द कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट्स, सियाल, तो ये कॉन्टिनेंट्स में होगी, और सीमा इन द ओशनिक क्रस्ट, तो सियाल एंड सीमा। So continental crust is composed of felsic, okay? तो फेल्सिक यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, जैसे कि ग्रेनाइट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, और ओशनिक क्रस्ट में मैफिक होता है जिसको हम आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट बोलते हैं और या फिर बसाल्ट बोलते हैं। तो आपको सीमा, सियाल, फेल्सिक और मैफिक याद रखना है। क्रस्ट जब भी आएगा तो उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं वो है सियाल एंड सीमा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स क्रस्ट पे कौन से होते हैं। तो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे कॉम्पोजिशन के हिसाब से ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिका, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। तो ये बात हो गई किसकी? क्रस्ट की। यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसके एस्पेक्ट में पूछा है। इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द क्रस्ट, द कॉम्पोजिशन। सो ओवर हियर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, फिर सिलिका एंड देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। नेक्स्ट, नाउ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ इन टोटल पूछा है, तो इन टोटल में सबसे ज्यादा क्या है? आयरन है, जबकि क्रस्ट में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये केमिकल कॉम्पोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए। सो लेट्स मूव टू द मैकेनिकल कॉम्पोजिशन पार्ट 1, अंडर विच फर्स्ट लेयर इज द लिथोस्फीयर। तो रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, रिमेंबर दीज वर्ड्स, rigid outer part of the earth with thickness varying between 10 to 200 kilometers. So सबसे पहले rigid है, ये outer part है and its thickness is between 10 to 200 kilometers. Now what all it includes? It includes the crust and upper part of the mantle. सो रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ पहला कीवर्ड, दूसरा थिकनेस 10 to 200 किलोमीटर, तीसरा क्रस्ट एंड अपर मेंटल इसमें इंक्लूडेड होता है। नाउ द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, या इन्हीं को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एंड द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज लार्ज स्केल चेंजेस इन द अर्थ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप समझो कंसेप्ट को। ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गई उसकी कंसेंट्रिक लेयर्स जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं ये क्रस्ट और जस्ट इतने पोर्शन की, अपर मेंटल की। अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ये जो लेयर है क्रस्ट एंड अपर मेंटल, इन दोनों लेयर्स में कुछ प्लेट्स मूव करती हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में, ये लेयर पे, ठीक। जस्ट इसके क्या होगी? एक सेमी सॉलिड लेयर होगी, तभी ये फ्लोट कर पाएंगी। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, वो होती है एस्थेनोस्फीयर, सेमी सॉलिड फेज में, और ये क्या होती है? ये सॉलिड फेज में होती है। सो लिथोस्फीयर एक सिंगल प्लेट ना होके क्या है?
ब्रोकन है, टेक्टोनिक का मतलब बिल्डर होता है, तो टेक्टोनिक वर्ड्स निकला बिल्डर से, टेक्टोनिक प्लेट से बनी है, और इनका मूवमेंट क्या करता है, लार्ज स्केल चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। कहीं पे फोल्डिंग हो जाती है माउंटेन्स की, कहीं पे फॉल्टिंग हो जाती है। जहां फोल्डिंग होते हैं वहां पे हमें फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयाज मिलते हैं, और जहां पे फॉल्टिंग होती है वहां पे देखिए क्या होता है, जैसे ये एक रॉक है, अब यहाँ पे बहुत प्रेशर लगा और उस कारण से ये वाला एरिया नीचे चला गया, तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे ब्लॉक माउंटेन्स, जैसे जर्मनी के माउंटेन्स हैं, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, सो ये लिथोस्फीयर से क्या होता है, डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट क्या है जो ड्राइव कर रही है इन प्लेट्स के मूवमेंट को, प्रीमोर्डियल हीट, मतलब कि प्लैनेट की फॉर्मेशन के दौरान जो हीट बची थी वो, और जो रेडियो एक्टिव डीके होता है एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम का इन द क्रस्ट एंड मेंटल, ये दोनों बनती हैं सोर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी मेंटल। सो 83% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड होल्ड 67% ऑफ इट्स मास। इसकी डेप्थ इज अप टू 2900 किलोमीटर, डेंसिटी 2.9 से लेके 3.3 तक वेरी करती है। लोअर मेंटल बियॉन्ड एस्टेनोस्फीयर जाता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक, डेंसिटी रेंजेस ऑफ लोअर मेंटल 3.3 टू 5.7 होती है। ये बना होता है सिलिकेट रॉक से जो आयरन और मैग्नीशियम में रिच होती है। रिगार्डिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मेंटल इज मेड अप ऑफ 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिका एंड 23% मैग्नीशियम। OSM से इसको आप याद रख सकते हैं। ये हो गया मेंटल। मेंटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ये कन्वेक्शनल करंट्स इसमें फ्लो करते हैं, क्योंकि मेंटल के अपर और लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस को देखने मिलता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस रिजल्ट करता है मटेरियल के सर्कुलेशन में, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। ये देखिए मल्टीपल कन्वेक्शनल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे जो सर्कुलेट करते हैं हमारे यहाँ पे मैग्मा को। जब ये सरफेस पे आता है तो ये कहलाता है लावा। तो हॉट मैग्मा इज फ्लोइंग इन द मेंटल। तो हम इसे रीड करते हैं। In the mantle, the temperature range approximately 200 degree centigrade at the upper boundary and 4000 at the core mantle की boundary। ये वाली जो core mantle की boundary है यहाँ पे 4000 तक हो जाता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कन्वेक्शनल मटेरियल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, and the convection of the mantle is expressed at the surface through motion of tectonic plate। अब यहाँ पे क्या देखो, लिथोस्फीयर आ गया। अभी हमने स्टडी किया कि सिंगल प्लेट ना हो गए, ये क्या है, मल्टीपल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है जिनमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जो रिजल्ट करता है या तो फोल्ड माउंटेन्स में या फॉल्टिंग से रिजल्ट करता है ब्लॉक माउंटेन्स में। सो इस कारण से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है क्योंकि नीचे क्या बने हुए हैं, कन्वेक्शनल सेल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सबडक्शन जोन्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब दो प्लेट्स मूव कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर, सो द डेंसर वन विल सबडक्ट बिलो द लेस डेंस वन। ठीक है, और जहां पे भी ये सबडक्शन देखने को मिलता है वहां अर्थक्वेक क्या करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करने का एक पैटर्न है अर्थ का, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेयर आती है हमारी एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो होती है उसका एस्थेनोस का मतलब होता है वीक। सो जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर 80 से 200 किलोमीटर तक, यहाँ देखो क्रस्ट, मेंटल और एस्थेनोस्फीयर, ये लेयर्स देखने को आपको मिल रही हैं। हाईली विशियस, मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ये एड करती है प्लेट के मूवमेंट में। एंड आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का मतलब होता है अर्थ का ये एक वे है बैलेंस करने अपने लैंडफॉर्म्स को। कैसे, द एलिवेटेड पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ द क्रस्ट एरिया काउंटर बैलेंस करता है एक डिप्रेस्ड पार्ट एट द अदर सरफेस। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है जो यहां से इरप्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो आपको दो चीज याद रखनी है, मेंटल में क्या होते हैं, कन्वेक्शनल सेल्स होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो एड करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट में। सेकेंडली एस्थेनोस्फीयर वीक जोन होता है, यही वो जोन होता है
जिसके थ्रू मेंटल का मोल्टन मैग्मा टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ आता है, सो इट बिकम्स द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा. Now comes the outer core. So the outer core surrounding the inner core lies between 2900 kilometers to 5100 kilometer below the earth surface. Outer core किससे बना है? नाइफ से याद रखेंगे, NiFe, nickel and iron, and trace amounts of lighter elements which are not important for us. So the outer core is not under enough pressure to be solid. Therefore, it is in liquid state, whereas the inner one is in the solid state. So outer core का density is 9.9 to 12.2. टेम्परेचर आउटर कोर का 44 है, ऑब्वियसली इनर कोर का टेम्परेचर क्या होगा? उससे ज्यादा होगा. So dynamo theory suggests that convection in the outer core combined with Coriolis effect gives rise to Earth's magnetic field. Coriolis effect क्या होता है? Due to rotation of any surface, or for example over here we take Earth. Whenever a substance or an object is thrown towards any place, it deviates from its path, and this is known as Coriolis effect. So convection in the outer core, because it is semi-solid in stage or liquid in stage, along with the Coriolis effect, results into Earth's magnetic field, and this magnetic field helps us from fighting with the solar storms that are released from the sun's atmosphere. ठीक है, तो कोर का रिलेशन किससे है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से है. इनर कोर क्या होता है? अभी हमने स्टडी कर लिया. ये कौन से स्टेज में होगा? ये होगा कंप्लीटली सॉलिड स्टेज में. ठीक. सो द इनर कोर इज जनरली बिलीव्ड NiFe से, नीफे से बना हुआ है. आयन इसमें मैक्सिमम 80% है. और यहाँ पे क्या होता है ना, जो हमने सेस्मिक वेव्स पढ़ी थी उसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम वेव्स का मूवमेंट पढ़ेंगे अंडर शैडो जोन. शैडो जोन का कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक में, तब हम स्टडी करेंगे इसको. अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एस वेव्स, पी वेव्स, एल वेव्स, ये सारी वेव्स होती हैं डिफरेंट, जो अर्थक्वेक आने के टाइम पे एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती हैं, है ना. सरफेस में हमें फील होती हैं. कुछ बॉडी वेव्स होती हैं, कुछ सरफेस वेव्स होती हैं. सो सिंस दिस लेयर कैन ट्रांसमिट shear waves, दैट इज ट्रांसवर्स सिस्मिक वेव्स, तो ये क्या हो गई? सॉलिड हो गई. इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? स्लाइटली फास्टर मूवमेंट देखने को मिलता है रिलेटिव टू द रोटेशन ऑफ द सरफेस. सो द सॉलिड इनर कोर इज टू हॉट टू होल्ड अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए जो इसका आउटर कोर है वो डिसाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड को. सो 16% अर्थ की वॉल्यूम एंड 33% अर्थ के मास, और यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी? मैक्सिमम. अब डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, आपसे स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. डिसकंटिन्यूटीज के डायरेक्टली नेम्स पूछे जाएंगे और किन लेयर्स के बीच में वो एग्जिस्ट करती है. तो discontinuities are the regions in the earth where seismic waves behave a lot different compared to the surrounding regions. और ये क्यों होता है? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज होती हैं तो उनमें एक डिसकंटिन्यूएंस देखने को मिलता है. यहाँ पे एक फिजिकल प्रॉपर्टी, उससे जस्ट डिफरेंट यहाँ पे. तो इस एरिया में जो डिसकंटिन्यूएंस देखने को मिलता है उसको हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में बोलते हैं सेस्मिक डिसकंटिन्यूइटीज. देखो सबसे ऊपर है कोनोरॉड, इसको याद रखोगे, सी से कोनोरॉड और सी से क्रस्ट. सो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनोरॉड मिलेगी. क्रस्ट से मेंटल, ओहो, मोहो. सो ओहो से याद रखेंगे मोहो. तो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में हो गई मोहो. तो दो तो हमें ऐसे ट्रिक से याद हो जाएगी. रेपीटी, रेपीटी से आप याद रखेंगे रिपीट. तो रिपीट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है मेंटल का अपर और लोअर पार्ट. फिर है ग्यूटेनबर्ग, तो ये थोड़ी डिफरेंट है, तो मतलब ये थोड़ा और है, ये कुछ ज्यादा है. तो ग्यूटेनबर्ग से कोर और मेंटल, मेंटल एंड कोर के बीच में. एंड लेमैन, इन लेमैन टर्म्स बोला जाए तो दो ही टाइप के कोर होते हैं, एक आउटर और एक इनर. तो रिवाइज करते हैं. कोनोरॉड, सी से क्रस्ट, सी से कोनो. मोहो, ओहो, क्रस्ट से हम मेंटल में आ गए. रेपिटी मतलब रिपीट, मतलब मेंटली मेंटल के बीच. ग्यूटेनबर्ग, कोर, कोर मतलब और क्या चाहिए हमको? आउटर कोर और इनर कोर. एंड लेमैन मतलब इन जनरल टर्म्स इट इज आउटर एंड इनर कोर. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया अपने अर्थ का इंटीरियर,
ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग स्टडी विथ मास्टर्स।